ट्वेल्थ वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया, चलो ग्रेट। सो मेरे प्यारे बच्चों, रियली सॉरी फॉर द ब्रेक। देखो कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को ब्रेक लेना पड़ता है एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इस ब्रेक के दौरान आप ये मत समझना कि मैं आराम कर रहा था। बहुत सारे काम हो जाते हैं कभी कभी, तो काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया। बट गाइज एज यू कैन सी कि जब से लॉकडाउन लगा, यानी कि मार्च से, जब से मैंने सेकेंड इस सेशन के 20 और 21 के लिए जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने चालू करे, शायद ये पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि कुछ 5-6 दिन मेरे वीडियोस नहीं आए एंड रियली सॉरी फॉर दैट। मैं चाहता नहीं था बट ऐसा हो गया, करना पड़ा थोड़ा सा। सो अब हम लोग वापस आ चुके हैं एंड अब मैं पूरा 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 फोकस करूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। एंड गाइज आप लोगों के लिए सिलेबस हो जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो। हम लोग आज हमारे इस वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं हेलो अल्केन हेलो अरीन के अंदर। और मृत्युंजय पंड्या चैनल के जो हमारा जो सेकेंड यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोगों के लिए मैंने नोट्स डालने शुरू कर दिए हैं। 2 वीडियोस आ चुके हैं, पहले 2 चैप्टर के नोट्स आ चुके हैं। मैं अभी लगभग आप मान के चलिए इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद मैं मृत्युंजय पंड्या चैनल पर वीडियो बनाऊंगा और उसमें 2 वीडियोस एक साथ पब्लिश कर दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, डीबीपीज मिल जाएगी, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो चलो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गुस्सा किया कि सर आपके वीडियोस नहीं आ रहे, लेकिन बाकी सारे बच्चों ने सपोर्ट किया और उसके वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरी फैमिली है और मुझे पता है कि वो लोग मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अब गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी SN2 मैकेनिज्म होगा, प्रोडक्ट आपको इन्वर्जन करता हुआ नजर आएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन? यानी अगर आपके रिएक्टेंट में जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी जो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है, जैसे कि आपका हेलोजन, तो वो अगर आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नया न्यूक्लियोफाइल आपको राइट साइड अटैच्ड होता हुआ दिखेगा। यानी कि क्या होगा, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल जो प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है, यानी आपके यहाँ पर हेलो अल्केन हेलो अरीन में अल्काइल हैलाइड में वो हेलोजन होगा, तो वो अगर अभी आपके राइट साइड है तो वो प्रोडक्ट जब बनेगा तो नया न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड हो जाएगा, यानी पूरा वो आपको घूमा हुआ नजर आएगा, यानी इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। लेकिन SN1 के अंदर आप लोग अभी तक शायद ये पढ़ के आए हो कि अगर रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल राइट साइड है तो प्रोडक्ट में भी राइट साइड ही होगा, या अगर आपका रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड है तो जो नया न्यूक्लियोफाइल आएगा वो भी लेफ्ट साइड होगा। तो आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा रिटेंशन। आपको क्या देखने को मिलेगा? रिटेंशन। रिटेंशन मतलब वो अपनी पोजीशन रिटेन कर गया, वो अपनी पोजीशन रिटेन कर गया। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। जब हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें इन्वर्जन भी देखने को मिलेगा, हमें रिटेंशन भी देखने को मिलेगा। मतलब आपको SN1 मैकेनिज्म में दोनों चीजें नजर आ सकती हैं। SN1 मैकेनिज्म में आपको दोनों चीजें नजर आ सकती हैं, इसलिए कंबाइनली इसे बोला जाता है रेसिमाइजेशन। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से कुछ अमाउंट, यानी प्रोडक्ट की कुछ मात्रा में आपको इन्वर्जन होता हुआ नजर आएगा और कुछ के अंदर आपको रिटेंशन देखने को मिलेगा। इन्वर्जन में यानी कि न्यूक्लियोफाइल अगर अभी राइट साइड अटैच्ड है तो लेफ्ट साइड चला जाएगा नया वाला न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ेगा, और रिटेंशन में जहां पर पुराना न्यूक्लियोफाइल था वहां पर नया न्यूक्लियोफाइल आकर लग जाएगा और दोनों टाइप के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जब दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे तो उस चीज को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या ये चीज क्लियर हो गई यहां तक आप लोगों को? तो अभी ये चीज आपको शायद पल्ले नहीं पड़ रही होगी, सर ये क्या बोल रहे हो, ये किस भाषा में बात कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो।
सो घबराओ मत, अभी सिर्फ इतना समझो कि SN1 मैकेनिज्म में जब कभी भी रिएक्शन जाएगी रेसिमाइजेशन करेगी, और SN2 में जब जाएगी तो इन्वर्जन करेगी। अब ये दोनों क्या है हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी तक आपने जो SN1 एंड SN2 सीखा उसके अंदर आपको मजा नहीं आया, उसके अंदर अभी आपको मजा नहीं आया, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि इन्वर्जन कैसे, और SN1 में आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इसमें इन्वर्जन कैसे और ये रेसिमाइजेशन क्या है। इसलिए हम लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलना पड़ रहा है जिसे बोला जाता है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। यहां पर गाइस स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, इट इज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और वी कैन से स्पीशीज, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और स्पीशीज इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको यह देखना है कि जो स्पीशीज जुड़ी हुई है वो 3 डायमेंशनली कैसे, जैसे आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा मीथेन का मॉलिक्यूल, आप बोलते हो एक बॉन्ड ऑन द प्लेन, दूसरा बॉन्ड ऑन द प्लेन, लेकिन तीसरा बॉन्ड आप ये इस तरीके से एक वेज बॉन्ड बनाते हो, सॉलिड वेज बॉन्ड जो कि आउटसाइड द प्लेन को दर्शाता है, और फिर आप ये डैश्ड वेज बॉन्ड बनाते हो जो इनसाइड द प्लेन को दर्शाता है। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, ये जो वर्ड आया है आपके सामने स्टीरियो केमिस्ट्री, इसके अंदर आप लोगों को हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट सीखना होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? और जब हम इसके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को देखेंगे तो हमारे पास में बहुत सारे नए नए वर्ड्स आएंगे। जैसे आप सीखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, आपको पहली बार समझ में आएगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। फिर आपको कायरेलिटी सीखने को मिलेगी, दैट व्हाट इज कायरेलिटी। देन आप लोगों को सीखने को मिलेगा इम्पॉसिबल, या मेरे को ऐसा लिखना चाहिए सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। फिर आप लोगों को इन्वर्जन सीखने को मिलेगा, फिर आप लोगों को रिटेंशन सीखने को मिलेगा, फिर आप लोगों को रेसिमाइजेशन सीखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आने वाली ढेर सारी टर्म्स अब हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी इस समय मैंने आपको बस ये बात बताई है कि आपको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है। अभी तक हम लोग इतनी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेकिन ये अचानक से नई चीज हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे बस एक ही रीजन है कि क्यों SN2 केमिकल रिएक्शन में इन्वर्जन होता है और SN1 मैकेनिज्म में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है। इस चीज को समझने के लिए, इसकी गहराई में उतरने के लिए हमें स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। और स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हमें सीखना, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स या स्पीशीज वो 3 डायमेंशनली कैसे जुड़ी होती है, हमें यह सीखना है। और जब हम इसको सीखना स्टार्ट करेंगे तो हम इसको पूरा डिटेल में लेंगे, बट बिफोर दैट जरा उसको जरा फटाफट से नोट कर लो प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को, इस स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट को एक एक करके आराम से प्यार से सीखना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और गाना भी गाएंगे धीमे 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 धीमे। चलो तो गाइस, हम लोग सबसे पहले जो चीज आज सीखेंगे यहां पर, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें यह चीज सीखनी है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, कोई भी अगर रोशनी, कोई भी अगर लाइट जब अपने सोर्स से निकलती है तो वो कुछ इस तरीके से मूव करती है ना, वो एक्सपेंडिंग फॉर्म में चलती है। इमेजिन करो आप एक बारिश के मौसम में या काफी सर्दीले मौसम में आप रात के समय में ट्रैवल कर रहे हो और काफी कोहरा हो रखा है, और अगर आप एक स्ट्रीट लैंप की तरफ देखते हो तो आपको वहां पर क्लियरली टिंडल इफेक्ट दिखता है, जिसमें आपको दिखता है कि कोहरे में
जो बल्ब की रोशनी निकल रही है वो कुछ इस तरीके से एक वी बनाती हुई चल रही है, इस तरीके से, वो इस तरीके से आपको वी बनाती हुई आगे बढ़ रही होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइट। लेकिन ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलती है और एक बीम की तरह आगे बढ़ती है। जैसे आप लोगों ने वो लेजर लाइट देखी होगी, एक इतनी बड़ी पेन जैसी लेजर टॉर्च आती है जिसका एक बटन दबाओ तो एक लाल कलर की लाइट सीधे जाके दीवार पर गिरती है और एक लाल कलर का डॉट बन जाता है एकदम बिल्कुल। आपको जिस दीवार पर आप गिराओगे आपको बस एक ऐसा डॉट दिखेगा। और अपन यूजुअली जो घरों में जो छिपकलियां होती है, छिपकली के आगे आगे अपन वो टॉर्च को दौड़ाते हैं तो छिपकली उसके पीछे पीछे दौड़ती है, उसको लगता है कीड़ा है तो उसके पीछे भागती है। तो दैट इज लेजर बीम, है ना। वो कुछ आजकल जो अपनी गन्स वगैरह होती है जो खिलौने वाली उसमें भी आती है, मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं वो लेजर बीम। सो एकदम प्लेन पोलराइज्ड बोल सकते हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वो एकदम प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। विलियम निकोल, आप इन साइंटिस्ट के नाम को याद रखिएगा। वैसे इसका कोई खास यूज नहीं है, कोई एग्जाम वगैरह में नहीं पूछता इनके बारे में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। विलियम निकोल करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो किसी भी एक नॉर्मल लाइट को, ही मेड अ डिवाइस विच इज नोन एज निकोल प्रिज्म। इसको क्या बोला जाता है, निकोल प्रिज्म। यानी इन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। सो ही मेड अ डिवाइस नोन एज निकोल प्रिज्म विच कन्वर्ट्स एनी नॉर्मल लाइट, जो भी आपकी नॉर्मल रोशनी होती है जैसे बल्ब वगैरह से निकल रही है या कहीं से भी निकल रही है, इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जैसा आपका निकोल प्रिज्म है फॉर एग्जांपल, तो यहां से जो रोशनी निकलेगी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आगे बढ़ेगी, बिल्कुल एक सीधी रोशनी निकलेगी, मतलब एकदम सीधी सीधी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अगर आपका निकोल प्रिज्म है तो यहां से बिल्कुल सीधी लाइट आगे बढ़ेगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को। सो सच लाइट्स आर कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक ऐसी रोशनी जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में एकदम स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़े, वो लेजर टॉर्च जैसी। नॉर्मल लाइट्स नहीं होती है, ये अलग तरीके की लाइट होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज और याद कर लो। एक तो मैंने आपको निकोल प्रिज्म के बारे में इंपॉर्टेंट बात बता दी। हाँ सर, निकोल प्रिज्म क्लियर हो गया। एक पोलरीमीटर याद कर लो। एक पोलरीमीटर वर्ड समझ लो, दैट व्हाट इज पोलरीमीटर। बेटा पोलरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द एंगल्स with which a plane polarized light deviates। यानी क्या होता है, जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी सब्सटेंस पर गिरती है और अगर ये सीधी चल रही है और अगर किसी सब्सटेंस से टकराई और अगर इसने अपना रास्ता बदल दिया और ये अगर ऐसे मुड़ गई, तो आपको ये पोलरीमीटर इस एंगल को पढ़ने में मदद करेगा कि आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहां से बेंड होकर डिविएट हो गई। क्योंकि यूजुअली आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिविएट नहीं होती, वो सीधी चलती है। लेकिन अगर सीधे चलते वक्त कुछ हो जाए, हम पढ़ेंगे क्या होगा, ये मुड़ जाए, ये अपने एंगल्स को बदल ले, ये निकल जाए, मतलब अपना सीधा पाथ छोड़कर डिविएट हो जाए, ऐसी आती 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 ऐसे निकल जाए, तो आपको ये पढ़ने में कौन मदद करेगा, पोलरीमीटर। पोलरीमीटर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी कि आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो क्या डिविएट हो रही है, और अगर डिविएट हो रही है तो कितने एंगल्स पर हो रही है और कैसे डिविएट हो रही है, ये आपको पढ़ने में कौन मदद करेगा, पोलरीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात। नाउ प्यारे बच्चों, हमारे पास यूजुअली दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं। कोई भी अगर आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेबोरेटरी में बनाया है, हम लोग सब जानते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है। अगर आपने कोई भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया है
तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस दो तरीके का हो सकता है. योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी ऑफ टू टाइप, कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये यूजुअली दो प्रकार का हो सकता है. कौन कौन सा? पहला तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो, पहला तो ये कैसा हो, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो, और दूसरा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो. पहला ये ऑप्टिकली एक्टिव हो और दूसरा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो. अब ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव को कैसे पहचाना जाए? तो बेटा वो कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने पाथ से रोटेट कर दे, अपने पाथ से घुमा दे, अपने पाथ से डिविएट कर दे, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. एंड दैट डू नॉट alters the path of your plane polarized light, your plane polarized light, आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को जो बिल्कुल ऑल्टर ना करे. मतलब जब आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस को पार करके निकलेगी, उसके रास्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सीधी चल रही है और वो सीधी ही जाएगी, वो अपने पाथ से नहीं भटकेगी. तो अब आप लोगों को यह बात समझ में आ गई कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के द्वारा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करी जाती है. तो पहले जरा इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. मेरे को भी रब करना पड़ेगा, जरा इसको नोट कर लो. हाँ जी बच्चों, हो गया नोट? आगे बढ़े, चलो ग्रेट. तो पोलरीमीटर और विलियम निकोल के बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं. सो हाँ जी, तो हम लोगों ने देख लिया कि वो सारे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिविएट कर दे, अपने रास्ते से भटका दे, वो क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. और जो ना करे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. बट सर एक बात बताओ, रोटेट कैसे करोगे? जैसे नमक है, तो नमक पे लाइट गिराएंगे तो नमक तो लाइट रोक लेगा. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सॉल्यूशन, हमला, चाइना ने हम पे हमला कर दिया क्या? हाँ जी, तो क्या बोल रहा था मैं मेरे लाडले बच्चों? मैं ये बोल रहा था कि आपको यहां पर क्या करना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है. तो आप एक काम करेंगे, आप एक सॉल्ट ले लीजिए. फॉर एग्जांपल आपने एक कंपाउंड लिया, जेट से आपने क्या लिया, कोई भी कंपाउंड ले लिया. तो आपने उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया, आपने उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया, और इस सॉल्यूशन से आपने यहां पर निकोल प्रिज्म लिया और एक लाइट इससे पास करी. अगर ये लाइट ये सॉल्यूशन को पार करके स्ट्रेट पाथ में निकल जाती है, मतलब ये जिस कंपाउंड का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जिस कंपाउंड से बना है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा? वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, क्योंकि इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करा, अपने पाथ से डिविएट नहीं करा, अपने पाथ से मूव नहीं करा. बोलो हाँ, समझ में आई बात? पक्की बात. चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स की जो ऑप्टिकली एक्टिव है. तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब हम एक ऐसे कंपाउंड को लेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. हमने उसका सॉल्यूशन बना दिया, हमने क्या करा, उसका सॉल्यूशन बना दिया. अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हमने उस सॉल्यूशन के अंदर ये लाइट गिराई. अब यहां पर क्या होगा, अगर आपकी लाइट इस सॉल्यूशन में गिरने के बाद इस तरीके से रोटेट हो जाती है, मान लीजिए अपसाइड गई, मतलब मान लीजिए टूवर्ड्स राइट मूव कर जाती है. अगर आपकी लाइट
राइट डायरेक्शन में डिविएट कर जाती है, मतलब यहां से इसने एंगल बदला और ये एंगल बदल के किस तरफ निकल गए, राइट डायरेक्शन में रोटेट हो गई। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव तो बोलेंगे। सो नो डाउट ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, नो डाउट। पहली बात क्लियर हो गई। लेकिन हम इस चीज को बताएंगे कैसे कि ये लाइट को राइट डायरेक्शन में, लाइट को राइट, वाह, लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एक्चुअली क्या, जो ग्रीक लैंग्वेज होती है ना, ग्रीक लैंग्वेज में जो अच्छा होता है, जो गॉड का बंदा होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको डेक्स्ट्रो बोला जाता था। और डेक्स्ट्रो का एक मतलब राइट भी होता था। डेक्स्ट्रो हैंडेड यानी वो लोग जो सीधे हाथ से लिखते हैं, दे आर कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो हैंडेड। ठीक उसी तरह एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, याद रखना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपकी लाइट को राइट डायरेक्शन में डिविएट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, उसका आपने क्या नाम दिया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और आपको इन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो स्मॉल डी यूज करना पड़ेगा, या तो आपको यहां पर पॉजिटिव का साइन यूज करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं मैं, मतलब ये एग्जांपल रियल नहीं है, ये मैं इमेजिनेशन में बोल रहा हूं। तो मेरे पास में मान लीजिए पेंटेन 2-ऑल का सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? पेंटेन 2-ऑल का। तो इस पेंटेन 2-ऑल को आप कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका पेंटेन 2-ऑल है। अब इस पेंटेन 2-ऑल से जब लाइट गिरी तो राइट डायरेक्शन में गई, तो मुझे इसके नाम क्या गए, या तो प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस पेंटेन 2-ऑल, या तो मैं इसके नाम क्या गए, स्मॉल डी लगाऊंगा और फिर लिखूंगा पेंटेन 2-ऑल। तो मुझे ये बात क्लियर हो जाएगी कि यस, ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। हमेशा ध्यान रखना है स्मॉल डी का इस्तेमाल करना, कैपिटल डी का नहीं। जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैपिटल डी का एक अलग यूज होता है, कैपिटल डी एक अलग चीज है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में डिविएट कर दे। अब अगर मान लो आपने एक सॉल्यूशन लिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में डिविएट हो गई, उल्टे हाथ की तरफ डिविएट हो गई, लेफ्ट साइड डिविएट हो गई, तो यार डिविएशन हो रहा है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधी ना जाने की बजाय अपना रास्ता बदल रही है। मतलब नो डाउट ये जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड भी कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन यहां पर ग्रीक भाषा में जो राक्षस होते थे, जो हमेशा उल्टे काम करते थे, जो एविल होते थे, उनको लीवो नाम से बोला था। दीज पर्सन आर लीवो पर्सन। लीवो जो हमेशा हर काम उल्टा करे, जो राक्षस हो, तो इसलिए उनको बोला जाता था लीवो रोटेटरी। तो जो उल्टे हाथ से लिखते हैं ना, वो साले सब बहुत बेकार लोग होते हैं, क्योंकि लीवो का मतलब होता है लेफ्ट। तो जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनको बोलते हैं लीवो हैंडेड पर्सन, मतलब बहुत ही बकवास पर्सन। और लीवो मतलब लेफ्ट साइड। और इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एल से या नेगेटिव साइन से। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? आपके मृत्युंजय सर उल्टे हाथ से लिखते हैं और उनका ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है। सब कुछ नेगेटिव भरा हुआ है मेरे अंदर, मैं एक नेगेटिव इंसान हूं। ही। चलो कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो। फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेता हूं, हेक्सेन 2-अल। हेक्सेन 2-अल, मान लो ये लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो इसके नाम क्या कि L लगा देंगे, या तो इसके नाम क्या कि नेगेटिव साइन लगा देंगे और लिख देंगे हेक्सेन 2-अल। क्या बात समझ में आ गई?
क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का, आई रिपीट, किसी भी तरीके का कोई डाउट? चलिए तो इतना फटाफट से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ध्यान से देख लीजिए। पक्की बात? अब एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कभी मत समझना कि एक कंपाउंड लाइट को सिर्फ राइट डायरेक्शन में भेजेगा, लेफ्ट में नहीं। हो सकता है ऐसे कंपाउंड्स, एक टर्म सिखा रहा हूं, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। नाउ व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो प्यारे बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन वो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। दैट इज एक उसमें से डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा एंड दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। एंड जो फिनोमिनन होता है और जो ये लोग फिनोमिनन करते हैं इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? नोट करो। हो गया गाइस? कोई परेशानी? अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, काफी सारी बुक्स में इस राइट डायरेक्शन को पता है एक चीज और मेंशन की गई होती है, दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब अगर लाइट ऐसी, देखो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हो सकता है लाइट को ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे सामने से देख रहे हो, समझ रहे हो? तो लाइट ऐसी आई और अगर ऐसी क्लॉकवाइज घूम गई, जैसे ऐसी जा रही है और ऐसी घूम गई, तो आपको समझ में आ गया क्लॉकवाइज घूम रही है तो राइट। और अगर आई और अगर ऐसी घूम गई यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो आप उसको लेफ्ट मानेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज एंड एंटी। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, जो आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उनका मतलब यह होता है कि आपके ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पलटा दे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पलटा दे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पलटा दे। ये अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में से डांस सिखाती थी मैडम। अब ऐसा कोई डांस होता है? अबे ऐसा कोई डांस होता है? डांस तो वाला था ओ हो, ऐसा डांस होता है। ये क्या होता है ये? हाँ, तो अगर हम बात करें कि प्लेन पोलराइज लाइट को जो कंपाउंड्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, दैट आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और अभी हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन वो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे। तो यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये सोचने वाली बात है कि मान लो अगर मेरे पास में कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 H एंड OH। बेसिकली ये आपका पेंटेन टू ऑल है, 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल है। बेसिकली ये क्या है आपका? ब्यूटेन टू ऑल। आप देखो ये पहला कार्बन, नहीं सॉरी, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन क्योंकि इससे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो ये बेसिकली ब्यूटेन टू ऑल है। अब ऐसा कंपाउंड जो ब्यूटेन टू ऑल है, ये लाइट को क्लॉकवाइज भी रोटेट करने की ताकत रख रहा है और ये लाइट को नेगेटिव यानी कि आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की भी ताकत रख रहा है। और इसी के दोनों फॉर्म को यानी कि प्लस ब्यूटेन टू ऑल और माइनस ब्यूटेन टू ऑल में सब कुछ सेम है, दोनों ब्यूटेन टू ऑल है,
दोनों में 4 कार्बन है, दोनों में दूसरे कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम है, बस एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है इनकी, और वो है इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो है इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऐसा कैसे हुआ? कुछ तो रीजन होगा, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही टाइप का कंपाउंड दो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा हो? तो क्या हुआ गाइस, इस चीज पर फर्दर वर्क करते हुए लुईस पाश्चर, जो कि फादर है इस चीज के, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री में दुनिया में सबसे पहले अगर किसी पर्सन ने काम करना स्टार्ट किया तो उनका नाम था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर की स्टडी के बाद हमें कुछ और चीजें मालूम पड़ी, स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मालूम पड़ी, जिसमें से पहली चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, ठीक है। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री के साथ हम लोग एक नया टर्म पढ़ेंगे दैट इज कायरेलिटी। कायरेलिटी अब एक हम नया टर्म पढ़ेंगे, और एक और नया वर्ड आपके सामने आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज लुईस पाश्चर की वजह से, लुईस पाश्चर के ग्रेट वर्क की वजह से मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरेलिटी एंड इनैंशियोमर्स के बारे में पता चला। लुईस पाश्चर क्या कर रहे थे लेबोरेटरी में? आप लोग सब जानते हो कि इन्होंने एंटीबायोटिक्स वगैरह पे बहुत काम किया है, फंगस से इन्होंने कुछ ऐसे केमिकल्स निकाले थे जो हम लोगों को एंटीबायोटिक की तरह काम कर रहे थे। तो जब ये लेबोरेटरी में काम कर रहे थे तो इन्होंने जो मॉलिक्यूल बनाया वो नमक की तरह क्रिस्टलाइन था। आपने नमक तो देखा होगा, बिल्कुल नमक की तरह क्रिस्टलाइन था। तो जब उसको इन्होंने ऐसे बैठे हुए थे तो मैग्नीफाइंग ग्लास से इन्होंने इसको ऑब्जर्व करा। उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करा, तो उन्होंने देखा कि क्रिस्टल्स में से कुछ क्रिस्टल की जो एजेस हैं, यानी उसके जो कोने हैं, वो एक अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं, और कुछ क्रिस्टल्स के कोने अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं। मतलब हैंड पिकिंग मेथड से, हाथ से ही उन्होंने वो दो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल जो दिखने में फिजिकल स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े अलग थे, यानी थे कि कंपाउंड के, लेकिन जब उन्होंने उनको उठाकर देखा और मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक किया तो दोनों की एजेस में, दोनों की बनावट में हल्का सा फर्क था। और ऐसा था कि इस मॉलिक्यूल को उठाकर अगर वो दूसरे मॉलिक्यूल पर किसी भी एंगल से रखें वो मैच नहीं कर रहा था, यानी कुछ एसिमेट्री थी दोनों स्ट्रक्चर्स में। तो उन्होंने हैंड पिकिंग मेथड से दोनों को अलग कर लिया। हैंड पिकिंग मेथड से उन्होंने क्या किया, दोनों को अलग कर लिया, और अलग करने के बाद क्या किया, उनका सॉल्यूशन बनाया, उनको अल्कोहल या वाटर के अंदर डिसॉल्व करा और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया। तो एक कंपाउंड जो एक अलग टाइप के क्रिस्टल का कंपाउंड था वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, और दूसरा वाला लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात आपको? तो यहां पर सब लोग स्टार बनाकर लिखेंगे लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर was the first person to observe that a compound may have two different types of structure, and upon making their solution we can see that one is dextro while the other one is लीवोरोटेटरी कंपाउंड। समझ में आ रही है? सो मेरे प्यारे बच्चों, लुईस पाश्चर पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने देखा कि दो अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, दो अलग अलग क्रिस्टल्स बन रहे हैं, और वो दोनों क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या था। बेसिकली वो जो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहे थे, द टू मॉलिक्यूल्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, द टू
क्रिस्टल्स, ऐसा बोलना चाहिए, द टू क्रिस्टल्स ऑफ सेम कंपाउंड, द टू क्रिस्टल्स ऑफ सेम कंपाउंड्स आर मिरर इमेजेस, आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यानी बेसिकली हम लोगों को यहां पर यह चेक करना है कि ये जो दो अलग अलग टाइप के इनको स्ट्रक्चर्स मिले एक ही कंपाउंड के, बेटा ध्यान रखना ये एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्लूकोज बनाया तो ग्लूकोज के ही आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और वो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज है। जैसे आप कांच के सामने जाके खड़े हो जाओ तो जैसे आप हो वैसा का वैसा आपकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनेगी। सो आपकी इमेज और आप एक दूसरे के लिए क्या हो, मिरर इमेज हो। लेकिन आप में और आपके मिरर इमेज में एक छोटा सा फर्क है। क्या? जब आप अपना लेफ्ट हैंड ऊंचा करोगे तो आपका जो मिरर इमेज वाला पर्सन होगा वो अपना राइट हैंड ऊंचा करेगा। देख लो आप इसको विजुअलाइज करो। आपने अगर लेफ्ट हैंड ऊंचा किया तो आपके मिरर वाला पर्सन राइट हैंड ऊंचा करेगा। मतलब आप लीवो रोटेटरी हो क्योंकि आपका उल्टा हाथ ऊंचा उठ रहा है तो आप लीवो रोटेटरी हो, लेकिन आपका मिरर इमेज डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्योंकि उसका कौन सा हाथ उठ रहा है, उसका सीधा हाथ उठ रहा है। समझ में आ रही बात आपको? तो एक ही कंपाउंड के, एक ही टाइप के कंपाउंड के दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिले, यानी जब उन्होंने हैंड पिक करा तो दो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स मिले और वो दोनों टाइप के क्रिस्टल्स एक दूसरे की मिरर इमेज थे। एंड वन ऑफ देम वॉज डेक्स्ट्रो, यानी जब उसका सॉल्यूशन बनाया तो वो लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ दिया, पोलराइज्ड लाइट को। और जो सेकंड वाला था, एक लीवो था और जो दूसरा वाला था एंड द अदर वन वॉज लीवो। तो यहां पर सबसे पहली बार हमें एक अंदाजा लगा कि अगर आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हो तो उस कंपाउंड के क्रिस्टल्स के अंदर या उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर मॉलिक्यूलर एसिमेट्री होती है। मॉलिक्यूलर लेवल पर उनके अंदर सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा। ये बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। समझ में आ रही है बात? इतनी चीज क्लियर हो? जरा इसको नोट करेंगे फटाफट से। ठीक गाइस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो डेक्स्ट्रो और ये जो लीवो हो रहा है, मतलब यहां पर एक बात समझना, आपके मन में एक सवाल और शायद क्या पता आया नहीं, पर मेरे गुलगुलो तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि अगर ये सीधी लाइट जा रही है और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो भाई कुछ एंगल बन रहा होगा। ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसी आई और मुड़ गई। तो ये जो मुड़ रही है यहां पर कुछ एंगल बनना चाहिए। लीवो रोटेटरी लाइट जा रही तो ये मुड़ी, तो यहां पर भी कुछ एंगल बनना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कितने एंगल से ये मुड़ रही है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो जितने एंगल से ये मुड़ रही है उतने एंगल से ये भी मुड़ेगी। मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी सेम कंपाउंड, यानी अगर आपके पास में एक ही कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास में ग्लूकोज है, सो ग्लूकोज का, ये इमेजिनरी एग्जांपल्स दे रहा हूं, हकीकत मत मानना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के दो क्रिस्टल्स मिले मुझे, एक को घोला तो लाइट डेक्स्ट्रो बन गई, एक को घोला पानी में, लाइट पास करी तो वो लीवो बन गई। तो दोनों जिस एंगल से मुड़ रही है, दोनों जिस एंगल से बेंड हो रही है, ऐसी आई 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 आई, और ये देखो आई 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 आई, सोना सोन परी आई, ये गई और ऐसी मुड़ गई। तो ये जितने एंगल से डेक्स्ट्रो हो रहा है ये उतने ही एंगल से लीवो होगा, यानी इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। ये इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। और इतना समझने के बाद लुईस पाश्चर ने एक बात बोल दी कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जब हम इनके क्रिस्टल्स को उठाकर देख रहे हैं तो इनके क्रिस्टल्स को देख के क्लियरली लग रहा है कि इनके अंदर एसिमेट्री है। तो ही सेड, लुईस पाश्चर सजेस्टेड, बाद में लुईस पाश्चर ने हमें एक चीज सजेस्ट करी, ही सजेस्टेड दैट दिस इज हैपनिंग, यानी ये जो चीज हो रही है, दैट दिस इज हैपनिंग
because of asymmetry in their थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसको आप लोग कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हो। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर लोगे तो उसे कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। और लुईस पाश्चर ने सजेस्ट किया कि किसी भी एक कंपाउंड का जो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर उस कंपाउंड को हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो हमें यह देखने को मिल सकता है कि उस मॉलिक्यूल के, उस कंपाउंड के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कहीं एसिमेट्री तो नहीं है। अगर एसिमेट्री है यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से डिफर कर रहा है स्ट्रक्चर में, तब ये कंडीशंस अप्लाई हो सकती है। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं। इस चीज के बाद लुईस पाश्चर ने इसको क्या किया था, फिजिकल लेवल पर देखा था। उन्होंने हाथ से, हैंड पिकिंग मेथड से उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि जो क्रिस्टल्स थे, जो कि बड़े बड़े दाने थे, उनको अलग किया। लेकिन बाद में हमारे दोस्त, हमारे प्यारे दोस्त, हमारे वेंट हॉफ और इनके एक दोस्त जिनका नाम था लेबेल, इन दोनों लोगों ने मिलकर हमारे सामने एक टर्म रखी दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, एंड दे सजेस्टेड अ टर्म विच इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। तो उन्होंने बोला दैट व्हेन अ कार्बन, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं इसलिए कार्बन तो होना चाहिए, तो इन्होंने बोला व्हेन अ कार्बन, जब एक कार्बन के पास में हैव ऑल फोर अटैच्ड ग्रुप, have all four attached groups are different, then such compounds, और we can say compounds तो क्या हम लोग मॉलिक्यूल लेवल की बात कर रहे हैं, then such compounds or molecules are called as asymmetrical मॉलिक्यूल्स। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स को एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। यानी आपका कार्बन, और अगर उस कार्बन से चारों बॉन्ड, अगर उस कार्बन से चारों बॉन्ड अलग अलग हो, बॉन्ड अलग अलग हो मतलब उस कार्बन से चारों जो अटैच्ड ग्रुप हो वो अलग अलग हो, तो उसे हम मॉलिक्यूलर एसिमेट्री बोलेंगे। चलो कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में कार्बन है और इस कार्बन से यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर इस कार्बन को हम लोग सिमेट्रिकल कार्बन बोल सकते हैं, या एक प्रकार का सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। व्हाई? क्योंकि इस कार्बन से जो चारों ग्रुप अटैच्ड हैं वो सेम है। एक एग्जांपल और उठाकर देख सकते हैं, सी एच 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 Cl। अब इसकी क्या होगी, यहां पर 1, 2 और 3 हाइड्रोजन सिमिलर है, इसलिए यह भी सिमेट्रिकल की कैटेगरी में आएगा। चलो और आगे चलते हैं। Cl OH H। अब यहां पर दो ग्रुप अलग अलग हो गए, लेकिन दो ग्रुप अभी भी सेम है। अच्छा, यहां पर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर ये कुछ और भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि सर ने हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, अर्नब गोस्वामी की भाषा में कुछ भी। तो ये भी क्या है, ये भी सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर आप यहां ऑब्जर्व करो, Cl OH H और CH3, अब यहां आप ऑब्जर्व करो, यहां इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, तीसरा CH3 है और चौथा OH है। यानी यहां पर आपको चारों ग्रुप अलग अलग दिख रहे हैं। सो ऐसे कंपाउंड को एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोला जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। क्या यह बात समझ में आई? यानी आपके कार्बन से जब चारों बॉन्ड्स अलग अलग स्पीशीज से जुड़ेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स बोला जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? और ध्यान रखेंगे कि इस कार्बन को, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल कार्बन, नो डाउट।
इसे सिमेट्रिकल कार्बन बोला जाएगा। ये कार्बन भी सिमेट्रिकल होगा, ये कार्बन भी सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, सो दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज ए डिंग 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 डिंग, क्या बोलती तू, एसिमेट्रिकल कार्बन। दिस इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल कार्बन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या अब आपको मॉलिक्यूलर एसिमेट्री के बारे में पता चल गया? व्हाट इज मॉलिक्यूलर एसिमेट्री? मॉलिक्यूलर एसिमेट्री का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें आपके कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हों। तो ऐसे मॉलिक्यूल को ही एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोला जाता है और यही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। अगर सिमेट्री है, जरा सी भी सिमेट्री है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव की कैटेगरी में आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया बात आप लोगों को? चलिए ग्रेट। एसिमेट्री के साथ ही आपको जुड़ा हुआ मिलेगा कायरलिटी। एसिमेट्री के साथ ही आपको जुड़ा हुआ दिखेगा कायरलिटी। दैट इज एक ऐसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हो। एक ऐसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप अलग अलग हो। तो दिस कार्बन के ऊपर एक स्टार लगा के लिखा जाता है और इसे बोला जाता है कायरल कार्बन। सच कार्बन्स आर कॉल्ड एज chiral carbons and chiral carbons are always asymmetrical carbons। समझ में आ गई? This compound is called as asymmetrical carbon और ये compounds को chiral compounds बोला जाता है और ये हमेशा and they are always optically active। ये हमेशा कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। जहां कायरलिटी है वहां पर ऑप्टिकली एक्टिविटी है, वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3H CH3OH, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो आप सबसे पहले नजर दौड़ाएंगे, H अलग है, OH अलग है, CH3 अलग है, लेकिन चौथा कंपाउंड फिर CH3 हो गया। तो ये कार्बन आपका ए कायरल कार्बन हो गया। ऐसे कार्बन को आप ए कायरल कार्बन बोलेंगे। ए डिंग 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 कायरल कार्बन। और ए कायरल कार्बन मतलब कौन सा कार्बन? सिमेट्रिकल कार्बन। सिमेट्रिकल कार्बन मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बन। भाड़ में जाए, क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास में ये कंपाउंड है H OH CH3 और C2H5, तो यहां पर चारों ग्रुप अलग अलग है। H अलग, OH अलग, CH3 अलग, C2H5 का अलग। तो ये कंपाउंड में ये कार्बन के ऊपर स्टार बना दो, क्योंकि ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है। मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो सबसे पहली चीज तो आप इस चीज से पहचान सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड एज कायरलिटी। सो व्हाट इज कायरलिटी? व्हेन द कार्बन हैव ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड विद इट आर डिफरेंट। जरा इसका नोट करो, फटाफट से नोट करो।